जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर मैथमेटिक्स के सीरीज में आज जो है हम लोग अभी एडीओ का सेट देख रहे हैं। और आज हम लोग जो है एडीओ का सेट जो देखेंगे वो एडुटेरिया का सेट देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग जो क्या बना रहे थे तो रुक्मिणी का 4-5 सेट देख चुके हैं और आज हम लोग जो है एडुटेरिया का सेट देखेंगे। तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्नों को यहाँ पे लाए हैं और हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। 1+1/, और 1+1/, फिर 1+1/2 मोटी लकीर है बीच में। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है हमारा लेडर सीरीज का जो है फ्रैक्शन कहलाता है, यानी कि जोड़ कहलाता है ना। और ऐसे बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग लंगड़ा भिन्न कहते हैं। और यूट्यूब पर बहुत इसका सॉल्यूशन बहुत ढंग से मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे डाटा वैसा कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग जनरली ऐसे भी जोड़ के स्थिति से जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 1 3 हो गया, 3/2 हो जाएगा। फिर एक है यहाँ मोटी लकीर है तो ये कलट जाएगा, तो 3/2 का मतलब क्या होगा, 2/3। और 3 और 2 फिर 5 हो जाएगा, 5/3 फिर एक बार कल्टेगा तो ये क्या होगा, 3/5, यानी 5 में से फिर 3 जुड़ जाएगा तो 8/5। इस तरह से ऑप्शन आपका 8/5 भी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे यूट्यूब पर जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो क्या होता है, ऐसे जब एक एक का जो है सीरीज चलता है इसमें, है ना, 1+1/1, 1/1, 1+1/, फिर मोटी लेकर 1+1/2, तो ये नीचे वाला भिन्न जो है हम लोग इसको लास्ट में लिख लेते हैं। तो लास्ट में क्या लिखते हैं, तो ये 1/2 है तो 1/2 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 1/2 है तो 1 और 2 लिखेंगे। और के स्टेप है तो 1 2 3 स्टेप, तो 3 स्टेप में इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 2 1 3 और 3 2 5 और 5 और 3 8, यानी कि 3 स्टेप में इसको आगे हम लोग बढ़ाए। 3 स्टेप है तो 3 स्टेप में आगे बढ़ाए। अब यहीं पे जो है हम लोग आंसर क्या देंगे, तो इधर से लिखेंगे 8/5। ठीक है, तो यही अपना आंसर 8/5। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो वैसे भी डायरेक्ट भी ये बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अगले प्रश्न पे सरल कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन है क्या, सभी पर घात जो है दशमलव का लगा हुआ है। ठीक है, और घात दशमलव का और गुना में है घात, ये इसका जो है सभी संख्या क्या है, गुना में है और घात जो है दशमलव का लगा हुआ है। तो ऐसे घात जब भी रहे तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेस को जो है हम लोग समान करते हैं। बेस को समान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे तो ये 8 का फैक्टर निकलेगा 2। 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 3। और पावर पर पावर क्या होता है, आपस में गुना होता है। तो 3 × 15 यानी कि 45 हो जाएगा। और 45 होने के बाद हमारे पास दशमलव के बाद एक अंक है तो हम लोग एक अंक दशमलव लगा देंगे। ठीक है, फिर गुना में 4 का पावर क्या होगा, 2 पर पावर 2, और फिर पावर पावर आपस में गुना होगा तो 25×50, यानी 2 पर पावर क्या होगा, 50। तो 50 होगा, लेकिन जो है दशमलव एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, यानी 5.0। ठीक है, और ये दो तो इसका फैक्टर कुछ होगा नहीं, क्योंकि 2 × 1 लिखेंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा, तो ये 3.5 ही हो जाएगा। और फिर पावर इस पर क्या है, 4/13। ठीक है, अब इस देखिए यहाँ पे क्या है, पावर सभी का जो है क्या है, बेस समान हो गया। तो बेस समान हो गया तो पावर क्या है, सब गुना में है, इसलिए पावर सब जुड़ जाएगा। भाग में रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो बेस समान होने के बाद गुना में, तो सभी पावर को जोड़ दिए, 4.5 और 3.5 8, 8 5 13, यानी 2 पर पावर क्या हो गया हमारा, 13। और फिर ये पावर है तो पावर पर पावर रहे तो गुना हो जाता है, तो 4/13। 13 से 13 खत्म हो जाएगा, 2 पर पावर 4 हुआ, 2 पर पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 16। 16 कहें तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए अगले प्रश्न पे। एक धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 144 रुपया है तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लास्ट लाइन पे, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 वर्षों का ब्याज नहीं, दूसरे वर्ष का ब्याज ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। यही यहाँ पे जो है मेन लाइन जो है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कोई भी राशि है पी, और पी का 8% हमको देगा, तो क्या देगा, पहले वर्ष का ब्याज दिया हुआ है 144 रुपया, है ना। पहले वर्ष का ब्याज 144 रुपया देगा। तो पहले वर्ष क्या होता है, सीआई और एसआई समान होता है। अब दूसरे वर्ष में हम लोग फिर जाएंगे तो दूसरे वर्ष में क्या है, इस फिर पी का 8% देगा, 8% देगा, यानी 144 रुपया फिर देगा। ठीक है, अब जो है यहाँ क्या होगा, फिर इस ब्याज का ब्याज हमको देगा कितना, 8%। तो 8% इसको निकाल दीजिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले गुना कर दीजिए, तो 8 चौक 32 और 8 चौक 32 3 35 के 5 और ये 11, है ना।
ये हो गया, लेकिन नीचे 100 होगा, 8/100, 8% निकालिएगा तो गुना में 8/100 तो 100 होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 155.52। तो 155.52, तो दूसरे वर्ष का ब्याज जो निकला, दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकला हमारा, यही टोटल ब्याज निकला 155.52। तो कहें ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों वर्ष का ब्याज पूछा जाता है, यानी 2 वर्षों का ब्याज, तो फिर हम इसको जोड़ के बताते तो क्या हो जाता, 55 यानी कि 299 रुपया 52 पैसा हो जाता है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, आइए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, और ये करनी का सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2, इस तरह से जो है ये करनी का है। और ऐसे ही क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, नीचे का जो टर्म होता है, नीचे का पद, उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो क्या है, अगर इसको a माने, इसको b माने, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a² माइनस b² हो जाएगा, ये है ना। और लघुत्तम भी लीजिएगा तो क्या होगा, ये दोनों का गुना हो जाएगा, तो दोनों का गुना होने का मतलब है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, a² माइनस b², a² माइनस b² करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अर्थात 1, नीचे हमारा 1 आ गया। ये काम आसान हो गया, चूंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कोई उसका फर्क नहीं होगा, या गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके मान पे। ये √3 यानी √3 क्या हुआ, रूट से जो है ये दो स्क्वायर से रूट हट गया है ना, ये समझते होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, √3 माइनस √2 से भाग देंगे इसमें, तो क्या बचेगा, √3 प्लस √2, तो ये हो जाएगा उसका √3 प्लस √2 का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, है ना। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, है ना। ये जो है हम लोग यहाँ क्या है, इससे भाग देंगे इसमें, तो ये हमारा √3 प्लस √2 बच जाएगा, और ये 2 बार गुना होने का मतलब है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये प्लस हट जाएगा, तो ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस में, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये हमारा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। अब चीज़ें समझ रहे होंगे तो आसानी से आप हिसाब जो है इतना अगर लिख दिए तो हिसाब का जो है रिजल्ट भी आसानी से आप निकाल सकते थे, कुछ नहीं है इसमें। अब जो यहीं से नज़र आ रहा है क्या, ये माइनस जाएगा तो a² क्या होगा, माइनस b² हो जाएगा, क्योंकि जो है प्लस और माइनस के फॉर्मूला में क्या होता है, सिर्फ जो है -2ab और +2ab होता है, बाकी बात a² और b² प्लस में ही होता है। तो ये जाकर के -a² माइनस b² कर देगा, तो यहाँ +a² और +b² रहेगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, +2ab और यहाँ पे -2ab होता है, तो ये माइनस जाकर के प्लस कर देगा उसको, तो दोनों जुट करके इस तरह से आंसर आपको 4ab का मतलब 4 √3 इंटू √2 अर्थात 4√6 अपना आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन कहें तो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है आगे अगर नहीं समझ पा रहे तो आगे भी बढ़ाइएगा, तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 2ab √3 इंटू √2, है ना, प्लस √2 का स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा, अंदर जाएगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फॉर्मूला से, लेकिन ये माइनस के कारण जो है यहाँ पे +2ab हो जाएगा, 2√3 इंटू √2, और फिर माइनस जाएगा तो ये +√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस फिर हेलेगा, है ना, तो ये -√2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस तो होता है ये, लेकिन ये माइनस के कारण ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों से ये दोनों साफ हो जाएगा, बचा क्या, प्लस सॉरी यहाँ पे काटने में गलती, ये कट जाएगा, +2√3 और +2√3 √2, ये दोनों बच जाएगा, तो 4 √6 जुट करके आ जाएगा, √3 इंटू √2 ये आपस में गुना हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4√6। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, आइए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पे आवर्त का प्रश्न है, 0.11 पर रेकरिंग है, प्लस 0.22 पर रेकरिंग है, गुने 33, आवर्त हिंदी में कहते हैं और रेकरिंग इंग्लिश में। अब इसका जोड़ है, उसके बाद गुना 33 है, तो जोड़ करने के लिए कोई भी आवर्त का जोड़ रहे तो उसको कम से कम 3 4 5 बार लिखिए। तो 0.11 का रेकरिंग का मतलब है क्या, 1111, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। उसी तरह से 0.22 का मतलब है कि ये 22 हमेशा चलता चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमको क्या है 6 बार लिखे, तो 6 बार इसको भी लिख दिए। अब इसको जोड़ दीजिए, जनरली ऐसा ही जोड़ होता है, 3 रेकरिंग का, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, यानी 3 6 बार आ जाएगा। ठीक है, तो 6 बार 3 आ गया, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए ये 3 3 चलता चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट यानी 0.3 पर रेकरिंग, और गुना में अब हमारे पास
33। ये प्रश्न का स्थिति ये बन गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, नीचे 9 गुना 33 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 3 तिया 9 और 3 11 33, अर्थात अपना रिजल्ट क्या आया, 11। 11 कहे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा हिसाब था, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो गलत हो सकता है। आइए, अब क्या है, यहाँ परसेंटेज का हिसाब है। 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 75% लड़कियां, यदि 20% लड़के मोटरसाइकिल से विद्यालय आते हैं तो मोटरसाइकिल से विद्यालय न आने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में जो है, प्रश्न को पढ़ने का अभ्यास कीजिए और प्रश्न को पढ़ करके अपने से जो है दिमाग में समझने का अभ्यास कीजिए, दिमाग में प्रश्न को रखने का। तो यहाँ पे हम एक नज़र में समझ में आ गया कि हमको क्या है, लास्ट में जो है लड़का का ही डाटा खोजा जा रहा है, लड़का का डाटा दिया हुआ है और यहाँ पे लड़का लड़की दोनों का डाटा दिया हुआ है। तो लड़की से हमको कोई मतलब नहीं है, लड़के के डाटा से यहाँ पे सिर्फ जो है लड़का का डाटा देखेंगे। तो टोटल क्या है, विद्यार्थी हमारे पास कितना है, 120। 120 और हमको लड़का का डाटा चाहिए, तो 75% लड़की है तो लड़का कितना हो जाएगा, 25%, 25/100। और 20% लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं और क्या है, विद्यालय में 9 आने वाले लड़कों से, मोटरसाइकिल से 9 आने वाले, तो 20% अगर मोटरसाइकिल चलाता है तो मोटरसाइकिल नहीं चलाने वाला कितना हो जाएगा, 80%। 80% कहें तो 80/100, 80/100। अब जो है यहाँ से काट खोट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, 0 से 2 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए और 25 चौके 100, 4 दूनी 8, अर्थात अपने पास क्या आ गया, 12 दूना 24। 24 वैसा लड़का है जो कि मोटरसाइकिल से विद्यालय नहीं आता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी करेक्ट, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 1 से 100 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 100 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का, ये सब जो है नंबर सिस्टम में, और ये जो है फॉर्मूला बेस ऐसा होता है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 100 तक की, तो 100 यानी n इंटू n प्लस 1 यानी 101/2, 250 100, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 50 50 50 50 कहें तो ऑप्शन आपका ए। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है, लेकिन जब 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, और शेषफल एलसीएम जो निकलेगा वो 12, 18, 24, 30 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, लेकिन कहता है शेषफल 4 बचता है, तो इसका मतलब 4 जोड़ देंगे। लेकिन फिर कहता है कि नहीं, ऐसी संख्या निकालना है जो 7 से विभाजित हो जाए और 4 शेषफल बचाए। कब, जब 12, 18, 24, 30 से भाग दे तो 4 शेषफल बचाए, और 7 से जब विभाजित है तो शेषफल कुछ नहीं बचाए। ऐसा जो है क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसका जो है एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या पकड़ लीजिए और इसका जो है फैक्टराइज कर दीजिए। तो 6 पचे 30 यानी 2 तिया 6, अब पचे 30, इसमें 24 बनाना है तो 2 तिया 6 चौक 24 यानी 2 गुने 2 करना पड़ेगा। 24 हो गया, 18 तो एक 3 और लगाना पड़ेगा, 18 और 12 बन गया। अब जो है गुना कर दिए, 15 दूना 30, दूना 60, दूना 120, 12 तिया 36, यानी कि इसका जो है एलसीएम अपने पास 360 आ गया। ठीक है, अब जो है कहता है कि शेषफल 4 बचना चाहिए। तो इसमें कहने का मतलब है कि शेषफल 4 बचने का मतलब 4 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 4 जोड़ने के बाद जो है हमारा संख्या क्या बन जाएगा, 364, है ना। अब 364 संख्या 4 जोड़ने के बाद बन जाएगा। तो हमारे पास देखिए ये जो है 12, 18, 24, 30 से भाग देंगे तो 364 में भाग देने के बाद 4 शेष बचेगा, लेकिन 7 से कहता है विभाजित हो जाना चाहिए। तो देखिए ये क्या 7 से विभाजित हो रहा है क्या, 7 पचे 35, 7 दूना 14, तो ये 7 से बिल्कुल विभाजित हो रहा है। तो यहाँ संख्या हमको एक ही बार में मिल गया 360 + 4। अगर नहीं मिलता तो क्या करते, तो यहाँ पे फिर जो है 360 गुने 2 करते, इस तरह से 360 गुने 3 करते और +4 करते, +4 करते, ये जहाँ पे जो संख्या मिलता वही हमारा रिजल्ट होता। यानी कि 4 तो शेष बचाता और इसका गुणज जो होता 360 का जो भी गुणज निकलता, यानी कि आगे 360 गुने 2 36, दूना 72, 720। अब उसको 7 से फिर चेक करते हैं कि भाग लगता है कि नहीं। तो इस तरह से संख्या निकाला जाता है, लेकिन बाकी यहाँ पे जो है एक ही बार में निकल गया, तो 364 ही अपना ऑप्शन हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ज़रूरत आगे नहीं पड़ा। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, यदि a बराबर 20, b बराबर 15 तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए ये कुछ नहीं है, वैल्यू पुटअप करके आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। 20 10 30 5 35, 35 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20 में से 15 चला जाएगा तो 5 का स्क्वायर, है ना। अब जो है यहाँ पे 35 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायरिंग आपको याद होना चाहिए, नहीं तो निकालने आना चाहिए। तो 5 लास्ट में है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और एक संख्या बढ़ा करके 3 से 1 बढ़ा करके लिखेंगे तो 3 चौके
12, यानी कि उस 3 से 1 बढ़ा करके उसमें 3 का गुना कर देंगे, तो 3 से 1 बड़ी संख्या 4, 3 चौके 12, 1225 इसका हो गया, इसका 25 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1200, 1200 कहें तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए ये सब कुछ नहीं है। आइए, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगेगा। मूल गति का, है ना, मूल गति यानी किलोमीटर पर आवर में का 125% कितना है। देखिए ये क्वेश्चन 2 से 3 लाइन का है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में पूछा जाता है और उसमें क्या होता है, वो कैलकुलेशन पे चला जाता है। कैसे हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए एक निश्चित दूरी दिया हुआ है और गति क्या है, पहले कुछ था और यहाँ पे गति कम या अधिक कर रहा है। गति अगर गुना में होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ गति कम या अधिक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी बनता है तो वो कैलकुलेटिव हो जाता है और वो जो है ऑप्शन से चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन भी आपका मूल गति नहीं दिया है, उसका 125% दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको सिस्टम को बनाते हैं कि कैसे ये। तो मान लिया जाए क्या है, प्रारंभ में उसका गति x था, ठीक है, x गति था, तो 384 किलोमीटर। अगर x गति से जाएगा तो क्या है, 2 घंटा उसको कम लगेगा। अगर गति कम कर देगा यानी 384 बटे x माइनस 16 कर देगा तो जो है समय अधिक लगेगा और ये समय कम है। ये इसी समय का अंतर क्या है, 2 घंटा। ये क्या निकाले, तो दूरी बटे 4। तो दूरी बटे 4 अगर करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा समय निकलेगा, ठीक है। और यहाँ भी समय निकला, पहले x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था तो ये समय कम लग रहा था, और जब 4 कम कर दिया तो जो है उसका समय अधिक हो गया, यानी ये समय अधिक है और ये समय कम है, बराबर 2। अब जो है यहाँ से जो है x का मान आपको निकालना है और x का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, फिर भाग गुना कीजिएगा और घटाव कीजिएगा, तो जो है ये द्विघात समीकरण पे चला जाएगा। और अब जो है यहाँ पे जो है ऑप्शन से भी पुट अप नहीं कर सकते x का मान, चूंकि यहाँ पे एक जो है मूल गति नहीं दिया हुआ है, मूल गति का 125% ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए अब देखिए क्या करना होगा। थोड़ा सा हम लोग जो है कैलकुलेशन तो है, लेकिन जो है कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग आगे करते हैं। तो क्या करते हैं, ऑप्शन को हम लोग जो है मूल गति में बदल देते हैं। आइए देखिए, तो ऑप्शन को क्या करेंगे, 125%, तो 125% का मतलब होता है 5/4, ठीक है। तो 5/4 यानी कि 4 हमारा मूल है और बदल के गति क्या है, 5 है। तो इसका मतलब हुआ 5 का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 60, तो 5 का मान 60, तो 1 का मान 12, अर्थात मूल हमारा क्या है यहाँ पे 48, ठीक है। मूल गति हमारा 48 है। उसी तरह से यहाँ 5 का मान 80, तो मूल क्या होगा, 5 का मान 80, तो 1 का मान 16, 16 चौका 64, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 5 का मान 45, तो 1 का मान 9, 9 चौक 36। इतना हम समझाने में लग रहा है समय, लेकिन बनाने में आधा मिनट का भी काम नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। 5 का 75, तो 15 × 75, यानी 1 का मान 15, तो जो है 4 का मान 60। आइए अब देखिए, अब जो है हमारा मूल सभी ऑप्शन में आ गया 36, 48, 60, 64। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ इसका मान रख करके जो है हम लोग वैल्यू पुटअप करके देख लेंगे, तो आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए 36 रखेंगे, तो 36 से भाग देंगे, पहले तो 36 से कम 36 और 2 38 24, तो कटेगा नहीं पूरा पूरी, तो ये ऑप्शन अपना होगा नहीं। आइए दूसरा ऑप्शन 48 है। 48 से अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 64 8 चौक 32 4 36, यानी कि 48 से ये हमारा क्या है, भाग 8 बार पूरा पूरी लग जाएगा, ठीक है। अब 48 से 16 घटा दीजिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, 32, 32 से इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, है ना, 32 6 38 10 48, ठीक है। तो अपने पास जो है 32 से काटेंगे तो 32 से कम 32, कितना बच गया, 6, 32 दूना 64, यानी कि 12। तो इसका मतलब 12 - 8, तो 12 - 8 अपने पास क्या होता है, 4, लेकिन होना चाहिए क्या, 2। तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। 2 ऑप्शन खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन 60 से तो इसमें पूरा पूरी भाग लगेगा नहीं, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका होना ही होना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको जो है आप जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना। आइए अब हम लोग इससे सेटिस्फाई कर लेते हैं चौथा ऑप्शन सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ 64 से भाग देंगे, तो 64 से भाग देने के बाद कितना, 6 × 36, यानी 6 मरते 6 × 24, 6 × 36 2 38, यानी 6 मरते कट जाएगा, ठीक है। 64 - 16 करेंगे, यानी 48, 48 से अभी भाग दिए थे, तो 48 से भाग देने के बाद ये कितना, 8 मरते कटेगा, और 64 से ये 6 मरते कटेगा। 8 - 6 बराबर क्या होगा, 2, 2 मीन्स जो है 2, तो यानी कि ये जो है सेटिस्फाई कर दिया 4 नंबर। इस तरह से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना करने का जरूरत नहीं है, जब 3 ऑप्शन कट जाएगा तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक होना ही होना है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए।
दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 आ रहा है, उनका लॉसो 120 है, तो उनका मोसो क्या होगा? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 3 चौक 12, 12 का मान जो है 120 दिया हुआ है, तो एक का मान कितना हो गया? 10। और 3 4 का जो है लोसो क्या, लोसो तो 12 हो गया, लेकिन मोसो क्या होगा? 1 होगा, तो 1 होगा, तो यानी कि ऑप्शन आपका 1 का ही रेशियो का मान खोजा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा साम दशमलव भिन्न के रूप में समाप्त नहीं होगा? देखिए ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो ये भी आप मिस कर जाएंगे, या फिर सभी में भाग करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भाग करने का जरूरत नहीं है। जिस संख्या के अंत में नीचे 3 6 9 ये सबसे भाग देना होता है, तो वो जो है औसान दशमलव कहता है, यानी उसी पे रेकरिंग चढ़ता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर भाग दे करके भी देखेंगे, 6 एकम 6 यानी कि 0.1 और बचेगा 4, 6 छक 36, 6 छक 36, इस तरह से चलता चला जाएगा, यानी ये औसांत हुआ, यानी 0.1 और 6 पे रेकरिंग चढ़ जाएगा। यही हमारा जो है इसका रेकरिंग में जब लिखेंगे पॉइंट में, तो यही, और यही औसान दशमलव कहलाता है। ठीक है, आइए दो संख्याओं का योग 60 है, यदि उसका अंतर 12 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? ये भी जो है एक्स वाई मान करके बनाइए, लेकिन नहीं, याद रखिए कि दो संख्या का योग और अंतर दिया हुआ रहे तो बड़ी संख्या या पहली संख्या, ये जो भी कह सकते हैं, ऐसे जनरली बड़ी संख्या कहते हैं। तो बड़ी संख्या अगर निकालना हो, योग और अंतर दिया हुआ हो दो संख्या का, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योग करके आधा कर दीजिए, 60 + 12 बटे 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 60 12 72, 72 का मतलब 2 36 72, बड़ी संख्या हमारा 36 निकल जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या अपने पास 36 निकल गया। आइए तो छोटी संख्या तो 60 - 12 कर दीजिए, तो 48 2 50 10 60, यानी 48 बटे 2 अर्थात 24। छोटी संख्या यानी कि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या 24। अब क्या पूछा जा रहा है? उनका गुणनफल। गुणनफल का मतलब दोनों का गुणनफल कर दिए, तो यहाँ पे 6 चौक 24, यानी कि इकाई अंक से हमारा काम चल गया। ये गुना कीजिएगा तो ये हमारा 864 हो जाएगा, है ना? इकाई अंक से हमारा काम चल गया। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:7:9 के अनुपात में है। कुल राशि 309 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्या है? रेशियो से संबंधित, यानी कि सिक्के पर आधारित प्रश्न है, और सिक्के पर आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न को आप व्यवहारिक रूप से सोचिए तो आसानी से बन जाएगा। जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहार में लाते हैं पैसे को, उसी अनुसार से सोचना है, बस ये आसानी से आप जो है लगा सकते हैं। तो क्या है, इतना इतना पैसे का सिक्का है, और सिक्का का किस अनुपात में? 5:7:9 में है, और कुल रुपया हमारे पास क्या है? 309 रुपया। ठीक है, तो आइए हम लोग रुपया में कन्वर्ट करते हैं। तो 50 पैसे का अगर 5 सिक्का हमारे पास होगा तो क्या होगा? रुपया में 2.5 रुपया। ठीक है, 2.5 रुपया होगा। और फिर 25 पैसे का 7 सिक्का होगा तो 175, यानी कि 1.7, यानी 1.25 रुपया के बराबर होगा, है ना? 25 सिक्का अगर जो होगा तो 25 पैसे का सिक्का 7 सिक्का होगा तो हमारे पास 1.75 रुपया होगा। और 10 पैसे का 9 सिक्का होगा तो 90 पैसा। 90 पैसा को रुपया में लिखेंगे तो 0.90 इतना ही रुपया हुआ, है ना, अनुपात में। तो अगर यहाँ पे दशमलव है सभी जगह तो दशमलव रेशियो में रखते नहीं। दशमलव हटाने के लिए क्या, 2 अंक के बाद दशमलव है तो गुना 100 से कर देंगे। तो गुना सभी से 100 से करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 250, ये बन जाएगा 175, ये बन जाएगा 90। ठीक है, ये रेशियो हमारा आ गया। अब जो है रेशियो काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है टोटल रुपया 309 है प्रश्न से, लेकिन मेरे अनुसार इतना है। टोटल करेंगे इसका, है ना, तो जो भी आएगा वही हमारे पास होगा। तो टोटल कर दी, टोटल प्रश्न से 309, और हमारे पास क्या है? प्रश्न से 309, और हमारे पास 5 के 5 और 9 7 16 5 21 और 2 3 कितना हो गया? 2 3 5, यानी 515। हमारे पास 515 है। प्रश्न के अनुसार 309 पूछा क्या जा रहा है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि 50 पैसे का जो है सिक्का हमारे पास कितना रुपया है, तो रुपया में निकाल लेते हैं। तो ये यानी कि 250 का मान हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो अब आइए 5 से पहले काटते हैं। तो 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, अब 5 दिया 15, भाग नहीं लगेगा, 0 उतरेगा, 5 25, यानी कि 50। ठीक है, और ये देखिए 3 मरते ये कट जाएगा। ठीक है, 3 मरते कटने के बाद हमारे पास जो है 50 पैसे का सिक्का रुपया में कितना आ गया? हमारे पास 50 दिया 150 रुपया आ गया, है ना। 150 रुपया हमारे पास है। तो 150 रुपया, तो एक सिक्का, 2 सिक्का का वैल्यू क्या होता है? 1 रुपया के बराबर, है ना। ये 150 रुपया आ गया। तो 2 सिक्का जो अठन्नी रहेगा, 2 अठन्नी रहेगा आपके पास, तो क्या होगा? 1 रुपया होगा। तो 1 रुपया बराबर 2 सिक्का, तो 150 रुपये के बराबर कितना सिक्का? तो गुना 2 से, अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा? 50 पैसे वाला 300 सिक्का हमारे पास है। 300 सिक्का कहें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको व्यवहारिक रूप से हम लोग सोचे तो आसानी से निकाल लिए, बाकी कहीं कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आइए
एक बल्लेबाज की 15 पारियों की का एक निश्चित औसत रन है। 16वीं पारी में उसने 12 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन कम हो गया। उसका नया औसत क्या है? देखिए ये भी अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आसानी से ऐसे एक लाइन में हिसाब निकाल सकते हैं, नहीं तो बिना पेन का भी निकाल सकते हैं। तो 15 पारी का औसत रन निश्चित है और 12 रन बनाया जिससे औसत 2 घट गया। तो 2 घटने का मतलब 15 पारी में कितना घटाया? 15 दूना 30 और 12 रन जो है 16वीं पारी में बनाया तो 12 रन इसमें आकर के जुट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 42, यानी कि उसका जो है अब नया औसत जो बनेगा वो 42 बनेगा। ठीक है, अगर इसको जो है कॉन्सेप्ट में लगाना चाहते हैं तो एक्स मान करके लगा सकते हैं। तो 15वीं पारी तक एक निश्चित औसत था, तो 15वीं पारी तक मान लिया जाए एक्स औसत था। ठीक है, तो 15 पारी तक का जो है टोटल रन क्या हो जाएगा? 15 गुना एक्स हो जाएगा, है ना। और 16वीं पारी में 12 रन बनाया तो प्लस 12 रन कर देंगे तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा? 16 पारी का रन। ठीक है, 16 पारी का रन हो गया। अब इसी को तुलना कराएंगे आगे से, तो आगे क्या है उसका जो है औसत 2 घट जाता है। तो 2 घटने का मतलब है कि 16 पारी तक का रन हमारा इतना है, 16वीं पारी में जो है औसत क्या है? घट जाएगा। तो पहले औसत क्या था? एक्स था, अब जो है 2 घट गया, है ना। और अब जो है ये गुना 16 से कर दें तो टोटल 16 पारी का रन ये भी हो गया और 16 पारी का रन ये भी हो गया। अब क्या होगा? अब जो है बस इतना ही सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। 16x और ये 15x उधर जा करके x बच जाएगा। 16 दूना 32, ये माइनस में है और इधर आकर के अपने पास क्या आ जाएगा? प्लस में। तो 12 प्लस 32 बराबर x, तो 32 दो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा, ये 32 बराबर हो जाएगा x। ठीक है, ये 16x हुआ तो 16x में से इधर 15x को ले आए तो माइनस हो गया तो x बचा, और 16 दूना 32 माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में आ जाएगा। तो 12 प्लस 32 यानी कि 44। तो x बराबर 44, यानी कि 44 कहें तो आपका क्या था? तो ये 44 हम लोग क्या माने थे? तो 15 पारी तक का औसत रन था। 15 के बाद क्या है? 2 रन उसका घट गया, तो 2 रन घटने का मतलब है 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 42। यानी कि अब जो है 16वीं पारी के से उसका औसत रन जो है 16वीं पारी के बाद या 16वीं पारी से उसका औसत रन जो है 42 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया ए। चलिए, ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है तो सी की आय रुपये में है। ये ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। मान क्या है? 137.5%, है ना। 137.5% अगर परसेंटेज से इसको ले जाएंगे तो जो है कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको जो है फ्रैक्शन से यानी कि रेशियो में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आसानी से आपको जो है क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन क्या इसका मान आपको पता होना चाहिए। अगर इसका मान नहीं तो कम से कम 37.5%, इसलिए परसेंटेज का मान बराबर करते हैं कि आप जो है आप लोग कम से कम जो प्रचलित परसेंटेज है उसका परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए। तो 37.5%, 37% मतलब क्या होता है? परसेंट है। 37.5% का मतलब 3/8। तो यहाँ पे क्या है? 137.5% है तो 100% का मान क्या होता है अपने पास? 100% का मान 1 होता है, तो यानी 1 इसमें जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस 3/8, 8 एकम 8, 3 11/8, यानी इसका मान जो है 137.5 का या 0.5% का 11/8 हो गया। अब जो है हिसाब आसानी से बना जा सकता है ना। 30% मतलब 3/10 हो गया। ठीक है, 30% का मान 3/10। अब जो है आप रेशियो में बैठा दीजिए तो क्या है? ए रेशियो बी है तो क्या है? ए की आय बी की आय से 30% कम है तो 10 से 3 कम हो जाएगा, यानी कि जो है 7। 10 बी का है, ए की आय बी से, है ना। तो बी से तो 1 कम हो जाएगा 7। ठीक है, अब जो है क्या होगा? फिर जो है अब जो है बी और सी का रेशियो दिया हुआ है अपने पास। तो बी और सी का रेशियो क्या है? तो बी जो है क्या कहता है? बी की आय सी की आय से इतना अधिक है, तो अधिक होने का मतलब 8 से 11 बढ़ जाएगा यानी 19, यानी कि ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा? बी हमारा 19 हो जाएगा। अब जो है इसका रेशियो निकाल दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका बहुत तरीका है, हम लोग यहाँ पे गुना करा देते हैं। 19 सती 33 से 133 अनुपात 19 दे 190 अनुपात 80। ठीक है, ये हमारा ए बी सी का रेशियो निकल गया। अब रेशियो निकल गया तो निकाल दीजिए लास्ट में क्या कहता है? यहाँ पे इसको हटाइए। कहता है ए की आय बी की आय से 28,500 रुपया कम है। तो ए और बी का आपका अंतर दिया हुआ है प्रश्न से, तो ए बी का अंतर दिया हुआ है हमारे अनुसार कितना हो गया? 90, यानी कि 33 7 40 और 50 90 यानी कि 57। हमारे अनुसार हो गया 57। प्रश्न के अनुसार क्या है? 28,500। खोजा जा रहा है सी क्या है, तो 80 से गुना कर देंगे। अब काट दीजिए, 19 तिया 57, 19 से काट रहे हैं, है ना। 19 तिया 57 कटना ही है, और 19 से कम 19, 19 और 20 8 28 9 बच गया, 19 बचे 95, 1500 और 3 बचे 15 यानी कि 500।
और 8×5 = 40, 40 पे क्या हो जाएगा 3 जीरो, यानी 40,000, 40,000 कहें तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो हिसाब कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना था, बस इतना ही आपको समझना नहीं था, बल्कि इसको याद रखना था। और परसेंटेज का मान अगर याद है तो आसानी से बना पाएंगे, नहीं तो परसेंटेज का वैल्यू भी आप जो है निकालना जानते हैं फ्रैक्शन में, तो आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें टाइम तो सफिशियंट रहेगा, है ना। आइए, 60 किलोग्राम के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 8:7 है। मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलानी होगी ताकि अनुपात 5:4 हो जाए। इस ये रेशियो, या तो समझिए कि मिक्सचर, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मिश्रण से संबंधित भी है, अनुपात से। तो आइए, क्या है गोल्ड और कॉपर जी और सी, तो 8:7 है, और क्या बनाना है 5:4। तो यहाँ पे जो है मिलाया क्या जा रहा है गोल्ड, यानी कि सोना मिलाया जा रहा है, कॉपर को फिक्स है। तो जो फिक्स राशि होता है, यानी फिक्स जो वस्तु होता है, उसी को हम लोग देखते हैं। तो फिक्स क्या है कॉपर, तो कॉपर दोनों जगह फिक्स है, तो इसका मतलब दोनों जगह इसका मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, बराबर है नहीं, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 7 चौके 28, तो 28 आएगा, तो इसको 28 बनाने के लिए 7 से गुना, और इसको 28 बनाने के लिए 4 से गुना। ठीक है, अब जो है लोग गुना करके इसको आगे बढ़ा लेंगे, तो गुना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, और ये 28, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 35 और 28। ठीक है, अब जो है इस रेशियो को भूल जाइएगा, अब जो है इस रेशियो का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें कभी कभी मिस्टेक से होता है, लेकिन ये रेशियो नहीं, अब रेशियो 32 28 35 28 हो गया। ठीक है, अब इसी रेशियो से हम लोग आगे का डाटा निकालेंगे। तो क्या हो गया, 32 से 35 यानी कितने का बढ़ा, तो 3 का, और इसी रेशियो 3 का मान खोजा जा रहा है। गोल्ड क्या हुआ, 32 से 35 हो गया, है ना, तो 3 का मान खोजा जा रहा है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्न से दिया हुआ है टोटल मिश्रण कितना है, 60 किलोग्राम, है ना। तो टोटल मिश्रण मेरे अनुसार कितना है, प्राइमरी में यानी पहले, तो 32 8 40 और 20 60, यानी कि हमारे अनुसार रेशियो से 60, लेकिन प्रश्न के अनुसार भी 60। तो यानी रेशियो 1 का मान अपने पास क्या आ गया 1, तो रेशियो 3 का मान क्या हो जाएगा, तो रेशियो 3 का मान भी 3 हो जाएगा, अर्थात 3 kg कहें तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 किलोग्राम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ए फॉर एचईबी और गोल। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, हम लोग चलते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए उससे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, और जो है ये क्या है, डिस्काउंट से संबंधित, यानी कि छूट बट्टा दर जिसको कहते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो क्या कहता है, क्रय मूल्य से अधिक कितना 30%, तो सीपी अगर 100 होगा तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा 30% अधिक, तो प्लस 30% अगर कर देंगे इसमें, तो हमारे पास 130, ये क्या निकल के आएगा एमपी। ठीक है, 130 हमारा क्या आया एमपी, एमपी मीन्स मार्क प्राइड। ठीक है, अब जो कहता है कि इस पर कितना है 10% का डिस्काउंट देना है, 10% का छूट देना है। तो 10% का छूट इसका निकालिएगा, तो 130 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो 130 में से 13 अगर घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 3 20 10 30, यानी 117 रुपये में वो क्या है इसको बेच देगा, सेलिंग प्राइस। ये तो इतना पहले स्टेप का कहानी था, लेकिन कहता है क्वेश्चन नहीं, जो है हमको 6.5% और जो है अतिरिक्त लाभ अर्जित करना है। तो अब जो है सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमको लाभ आखिर हो कितना रहा है ना। तो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 100, और बेचे उसको कितने में 117 में, इसका मतलब है 17 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अगर 17 रुपये का लाभ, अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो इसका मतलब परसेंटेज लाभ भी हमारा 17%, परसेंटेज लाभ क्या हो गया 17%। लेकिन कहता है क्वेश्चन नहीं 6.5% और लाभ चाहिए, तो इसका मतलब है 6.5% इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो 6.5% जोड़ने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस 6.5% इसमें कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 23%। 23% कहें तो अपने पास अब जो है उस वस्तु को बेचना कितना में है, तो 100 प्लस 23.5, यानी कि 123 रुपये में हमको उसको बेचना है ना। बेचना, अब उस वस्तु को 23.5% लाभ पे बेचना है, तो 100 का चीज अब बेचेंगे कितना में 123 में, यानी उसका विक्रय मूल्य 123 रुपया हो गया, और उसका मार्क प्राइस कितना है 130 रुपया। तो अब छूट हमको कितना देना है, तो छूट यहाँ से निकल जाएगा, 130 माइनस 23.5 कीजिएगा, तो छूट हमारे पास 6.5 रुपया। अब जो है 6.5 रुपया का छूट उसको मिलेगा। पहले क्या मिल रहा था, तो 13 रुपये का छूट मिल रहा था 10% पे, लेकिन अब 6.5 रुपये का छूट मिला है कितने पे 130 पे। ठीक है, 130 पे, तो गुना 100 से, यानी कि परसेंटेज का मान पूछा जा रहा है, तो ये 0 से 0 खत्म, ये दशमलव से ये 0 खत्म हो जाएगा, 13 5 65, अर्थात अब जो है वो छूट क्या हो जाएगा 5% मात्र उसको छूट मिलेगा, है ना। तो इस तरह से 5% कहे तो ऑप्शन आपका ए
करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे और अच्छा प्रश्न था। चलिए, समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करते जरूर चलिए। अजीत और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है, ए से संबंधित यानी कि आयु से संबंधित क्वेश्चन है, और आयु से संबंधित क्वेश्चन में हम लोग क्या है, एक चीज हमेशा याद रखिए कि अंतर अंतर में हो गया क्या, छोटा बड़ा। जो भी व्यक्ति जन्म से छोटा बड़ा होता है वही छोटा बड़ा सब दिन होता है, यानी कि वो पहले भी हो जाए या बाद में रहे, बात वही है कि छोटा बड़ा जो जन्म से होता है, या 2 वर्ष 4 वर्ष का छोटा बड़ा, तो वही छोटा बड़ा। तो अंतर को सबसे पहले देखना है। और एक दो चीज और होता है, क्या होता है, प्रेजेंट से अगर पहले जाते हैं तो आयु हमारा क्या है, घटता है, और प्रेजेंट से बाद में आते हैं तो आयु हमारा क्या है, बढ़ता है। फिर जो है पहले से वर्तमान में आते हैं तो हमारा क्या होता है, आयु बढ़ता है, और फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट यानी कि बाद में जाएंगे तो आयु हमारा बढ़ेगा। ठीक है, ये सब 3-4 कंडीशन होता है एज में, ये सब आपको कॉन्सेप्ट में फाउंडेशन कोर्स में सिखाया जाता है। ये सब चीजें आपको याद रहना चाहिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो क्या है, अजीत और शुभम, ए और एस। तो ये क्या कहता है, यानी कि वर्तमान यानी प्रेजेंट आयु का अनुपात क्या है, 7:8 आपके पास दिया हुआ है, तो 7:8। ठीक है, अब जो है प्रेजेंट से क्या जाना है, पहले जाना है। तो पहले जाने का मतलब है कि आयु हमारा यहाँ पे घटेगा, यानी कि 10 वर्ष पहले जाना है, तो उसका रेशियो क्या हो जाता है, 9:11। ठीक है, अब यहीं पे देखना है अंतर मिस हो गया क्या, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझे तो अजीत का क्या है, आयु 7 वर्ष है और शुभम का आयु 8 वर्ष है। तो कितने का छोटा बड़ा, 1 वर्ष का। लेकिन यहाँ पे पहले जाने के बाद क्या है, यहाँ पे 9 और 11 यानी 2 वर्ष का छोटा बड़ा हो गया। तो ये गलत है, या तो 1 वर्ष का ही छोटा बड़ा होना चाहिए था, या 2 वर्ष का छोटा बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो दोनों अंतर को हम लोग यहाँ पे समान कर लेंगे। तो समान यहाँ क्या है, 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। तो यहाँ हम लोग जो है 1 से गुना करेंगे, यहाँ हम लोग 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो अंतर हमारा समान हो जाएगा। अब आइए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फर्क पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 11, ये हमारा 14, और ये क्या हो जाएगा, 8 दूना 16। अब देखिए दोनों के आयु में अंतर समान हो गया, यानी छोटा बड़ा बराबर हो गया। 16-14 यानी कि 2 का अंतर, और 11-9 यानी 2 का अंतर। ठीक है, अब आइए इस रेशियो को अब जो है भूल जाना है। फिर अब जो है इस रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं है, अब इस रेशियो से डाटा निकालना है। जब रेशियो को कन्वर्ट करते हैं गुना भाग करके, तो पुराना वाला रेशियो भूल जाते हैं और बाद का रेशियो हम लोग उसी से डाटा निकालते हैं। ठीक है, तो आइए अब जो है क्या कहता है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। आइए अब जो है हम लोग जो है क्या, ये पहले का आयु है, यानी कि बिफोर है और पास्ट है, या और ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, बिफोर का आयु से यानी कि पहले का आयु से वर्तमान में आ रहे हैं, तो आयु हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारे अनुसार कितना, 9, 5, 14, 5 का जो है बढ़ोतरी हुआ, दोनों में 5 का ही बढ़ोतरी होगा। 11, 5, 16, 5 का बढ़ोतरी हुआ हमारे अनुसार। लेकिन प्रश्न से क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व था, तो प्रेजेंट में आएंगे तो 10 वर्ष आयु बढ़ेगा, यानी रेशियो 5 का मान हमारा क्या है, 10 है। तो रेशियो 1 का मान अपने पास क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान कितना है, इतना। इस रेशियो में नहीं जाना है, फिर इस रेशियो में जाने का मतलब है फिर गलती होगा। हमारा रेशियो ये है 14, 26, 10, 30, यानी रेशियो 30 का मान हम लोग निकालेंगे, तो 2 गुने 30 अर्थात 60। 60 कहें तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे। वर्ष 2016 में एक शहर की जनसंख्या 1,80,000 है और इसमें 20% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। वर्ष 2008 में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये पॉपुलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, और ये जो है सीआई के फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। अब सीआई जैसे बनाते हैं या सक्सेसिव लगा देते हैं, ऐसे में जनरली सक्सेसिव हम लोग लगा देते हैं। तो 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5, यानी कि जनसंख्या हमारा 5 से क्या हो जाएगा, 6। कितने साल तक, तो 2 साल तक, तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। रेशियो में ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25, ये हमारा क्या हो जाएगा 25, और ये हमारा 36। पहले जनसंख्या क्या था 25, लेकिन प्रश्न से 1,80,000, 36 का मान चाहिए, तो 1,80,000 बटे 25, हमारे अनुसार 25, लेकिन प्रश्न से 1,80,000, 36 का मान चाहिए। अब गुना भाग कर दीजिए, कुछ नहीं है, 25 से काट दिए, 25 से 75 से 175, 5 80, 25 दूना 50 है ना, यानी कि 2 जीरो खत्म हो गया, तो 2 जीरो इसमें बच गया। 72 गुने 36 करना होगा, तो 72 गुने 36 यानी 2 जीरो है, तो 2 जीरो है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, 2 ही ऑप्शन में 2 जीरो है। अब जो है इकाई का अंक 2 छक 12 है, दोनों में इकाई का अंक 2 ही है ना। तो अब जो है हम लोग को गुना करना पड़ेगा, तो 36 को पहले क्या करते हैं 70 से गुना कर देते हैं, तो ये 2 जीरो तो आएगा ही है ना, और 36 को 70 से गुना करते हैं तो 6 जीरो आएगा, 6 सत्ते 42 के, यानी 7 छक 42 के 2, बाकी में कितना रह गया 4 सत्या 21 4 25, और फिर 36 दूना 72 इसमें जोड़ दीजिए, 2 7 2 9 25 92 है ना, और 2 जीरो यहाँ से। ठीक है, 25 92 2 जीरो, अर्थात ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा गुना था और कुछ नहीं था।
चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला प्रश्न है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा से संबंधित। क्वेश्चन क्या है, शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि नाव की गति यानी बोट का रेशियो क्या किससे लगाना है, स्ट्रीम से यानी धारा से। ये पूछ रहा है बोट रेशियो स्ट्रीम का जो है अनुपात आपको निकालना है किसका, स्पीड का, ठीक है। और यदि नाव के धारा के प्रतिकूल एवं निश्चित यदि नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी के धारा के अनुकूल चलने में क्या है, 1/4 समय लगता है, 1/4 1/4। देखिए यहाँ पे चार चीजें होता है बोट स्ट्रीम में, बोट की चाल, स्ट्रीम की चाल और बोट प्लस स्ट्रीम की चाल यानी कि अनुकूल चाल, बोट माइनस स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल चाल। इसी चारों में आपको संबंध स्थापित करने आना चाहिए था, है ना। ये सब आता है तब जो है हिसाब आप बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। आइए अब कहता है क्या, ये हमारा क्या है, ये बोट प्लस एस हो गया यानी कि ये जो है धारा के अनुकूल चाल है। अब बोट माइनस एस मतलब क्या है, धारा के प्रतिकूल चाल है। तो कहता है कि धारा निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल चलने में 1/4 यानी प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल यानी नाव को धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल चलने में 1/4 लगता है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि अनुकूल में हम लोग जब भी जाते हैं धारा के साथ, तो धारा हमको क्या है अपने चाल से मदद करता है। तो धारा में जो है समय, धारा के साथ जब चलते हैं तो हमारे जो है समय कम लगता है, और धारा के प्रतिकूल जो चलते हैं तो धारा हमको विपरीत दिशा में जब चलते हैं धारा के विपरीत, तो हमको क्या है धारा अवरोध करता है, उस समय जो है हमारा समय अधिक लगता है। तो 1/4 समय का मतलब हुआ 1/4, है ना। अगर टोटल समय 4 प्रतिकूल में लगता हो तो अनुकूल में क्या लगेगा, कम समय लगेगा, 1 समय लगेगा, ठीक है। 1 और 4 का ये क्या निकला, टाइम का रेशियो, ध्यान रखिएगा ये टाइम का रेशियो है। चूंकि यहाँ पे क्या है, दूरी जो होता है फिक्स होता है, दूरी यहाँ पे कांस्टेंट होता है, जितना जाते हैं उतना ही आते हैं। तो इस कंडीशन में जो है हमारा टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, ठीक है। ये 1:4 में है, तो ये 4:1 में हमारा क्या निकल जाएगा, चाल का रेशियो, ठीक है। अब चाल का रेशियो निकल गया बोट प्लस स्ट्रीम का, बोट माइनस स्ट्रीम का, तो हम लोग जो बोट का चाल निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, बोट का चाल निकालने के लिए दोनों का योग का आधा, तो 4 1 5 का आधा क्या हो जाएगा, 2.5 2.5। और एस स्ट्रीम का चाल क्या होगा, 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 का आधा क्या हो जाएगा, 1.5, है ना। ये रेशियो में आ गया, तो रेशियो में दशमलव रखते नहीं है, तो दोनों जगह समान अंक के बाद दशमलव है, तो यानी कि दशमलव खत्म हो गया। 25:15, इसको 5 से काट देंगे तो 25 25 5 दिया 15, यानी 5:3। यानी बोट का और स्ट्रीम का जो धारा और नाव और धारा के चाल का अनुपात क्या हो गया, 5:3। 5:3 कहें तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए फॉर अचीव योर गोल। आइए अगले प्रश्न पे। ये जो है देखिए वृत्त से संबंधित यानी वृत्त चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, ये सिर्फ आपको जो है यहाँ पे डाटा दिया हुआ है वही आपको निकालना है। तो क्या है, परिवार की मासिक आय 20,000 रुपये है, एक वर्ष में परिवार की बचत क्या है, तो बचत देख लीजिए कितना % में दिया हुआ है, सेविंग 20% में दिया हुआ है, तो 20,000 का 20% कर दीजिएगा तो 4,000 हो जाएगा, ये सब बिना पेन का हो जाएगा। आइए शिक्षा पर व्यय भोजन व्यय से कितना अधिक है, तो भोजन व्यय 15% और शिक्षा 20% 5%, तो 20 का 5% निकालेंगे तो 20 × 100 यानी कि 1,000 रुपया निकल जाएगा, बी ऑप्शन। आइए एक निश्चित समय में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1,200 रुपये 1,560 रुपये हो जाता है, तो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर समान समय में 2232 रुपये होने में कितना होने वाली मूल राशि क्या होगी। यानी कि ये क्या है, हमारा अमाउंट है, मिश्र धन है और ये रेट है, और पहले के टाइम पर ही इसको होना है। तो यहाँ से पहले समय निकाल लीजिए, टी निकाल लेंगे तो टी बराबर क्या होता है, ब्याज, तो 1200 माइनस 1560 यानी 360, है ना, गुना 100 बटे मूलधन यानी कि 1200 गुने क्या हो जाएगा, रेट 10, 3 0 से 3 0 खत्म कर दीजिए, 12 या 36 यानी टाइम हमारा क्या निकल गया, 3 वर्ष। ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष हो गया। 8% जो है क्या है, रेट है, ठीक है। एसआई रेट कितना है, 8%, तो एसआई % हम लोग निकाल देते हैं, तो अर्थ यह 24% हमारा क्या निकल गया, ये एसआई % निकल गया, ठीक है। तो मूलधन क्या होता है 100%, तो 100% में इसमें जोड़ देंगे तो 124% हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। 124% का मान आपके पास दिया हुआ है 2232 बटे 124 गुना क्या निकालना है, मूलधन, तो मूलधन का मतलब 100% आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो है 124, चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 × 12, 4 × 4 4 25 100, ठीक है। अब आइए क्या लगेगा, 3 7 21, 7 मरते लग जाएगा, है ना, 7 × 7 7 21 यानी कि 217 हो गया, तो 217 और 6 23 31 दूना 62, ठीक है, लग गया। 72 72 गुने 25 कर दीजिए, 25 दूना 50 और 25 से 75 से यानी कि 10
25 सत्ते 75 से 75 5 80 यानी कि 1800। 175 और 5 80 यानी कि 1800। 1800 कहें तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही था इसमें और कुछ नहीं था। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। ये टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ए किसी कार्य को 5x दिन में करता है, बी उसी कार्य को 1 दिन में कर सकता है। अगर ए और बी दोनों मिलकर 35 दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं तो बी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। आइए हम लोग देखते लेते हैं। तो ए क्या है, ए हमारा जो है कितना दिन में कर रहा है, 5x दिन में, ठीक है। और बी हमारा काम क्या कर रहा है, बी उसी कार्य को x दिन में कर रहा है, ठीक है। तो कार्य कितना कराना है तो एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो 5x और x का एलसीएम 5x, ठीक है। अब जो है 5x में से 5x भाग देंगे तो इसका इफिशियंसी क्या निकल जाएगा 1, और x से भाग देंगे तो इसका इफिशियंसी 5, यानी क्षमता 1 और 5 में। अब जो है कहता है कि दोनों मिल करके 35 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब यहीं पे है, इतना तो आप कर लेंगे, लेकिन आगे थोड़ा सा अब समझना है। अब जो है क्या है, ए और बी दोनों मिलकर 35 दिन में, मतलब प्रश्न से जो है 35 दिन काम दिया हुआ है ए बी, अब जो है 35 दिन में कर सकता है, समय दिया हुआ है। अब जो है यहीं पे कंपेरिजन कराना है। अब इतना करने के बाद जो है होगा क्या, आप लोग पकाने लगे कहाँ क्या करना है, लेकिन नहीं, अब जो है आगे बढ़िए। यहाँ की क्या क्या है, दोनों का समय, तो हम लोग भी दोनों का समय निकालेंगे। तो ए और बी का समय निकालेंगे तो हमारा वर्क कितना है 5x, और वर्क में जो है क्या है इफिशियंसी से भाग दे देंगे, दोनों का इफिशियंसी 5 1 6, 6 से भाग देंगे तो हमारे अनुसार समय इतना, लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या है 35 दिन, अर्थात ये इतना के बराबर है। 5 1 6 दिन बराबर है 35 दिन का। तो क्या होगा 5 7 35, अर्थात x का मान अपने पास क्या आ जाएगा 42। x कहें तो क्या b का दिन निकल जाएगा। पूछा भी जा रहा है b का कितने दिनों में करेगा, तो b उस काम को क्या है 42 दिन में कर देगा। 42 कहें तो ऑप्शन आपका b करेक्ट हो जाएगा। अच्छा हिसाब था, थोड़ा सा जो है इसमें लगा हुआ था, इस चीज को अगर नहीं सोचेंगे तो फिर जो है इधर से उधर आपका क्वेश्चन चला जाएगा। आइए, 9 वस्तुओं का औसत 87 है, पहली 5 वस्तुओं का औसत 79 है और 3 वस्तुओं का 91 है। 9वीं वस्तु का मान ज्ञात करें। 9 5 3 8 1 9, यानी कि जो है यहाँ पे 9वीं वस्तु निकालना है। तो देखिए एवरेज का है, और जनरली क्या करेंगे हम लोग गुना भाग करेंगे, है ना। गुना करके फिर इसको गुना करेंगे और घटाएंगे तो निकल जाएगा। लेकिन गुना करने में भी जो है यहाँ पे संख्या देख रहे हैं 87 9 है, 79 5 है, 91 3 है, तो इस तरह से गुना करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आइए हम लोग इसको डेविएशन लगा देते हैं। 9 वस्तु का औसत कितना है 87, और पहली 5 वस्तु का 79, और 3 वस्तु का 91, तो एक वस्तु का वाट, यही पूछा जा रहा है। आइए अब देखते हैं। तो 87 हमारा टोटल है औसत, इसमें क्या होगा घटेगा, ये दोनों घटाएंगे, है ना। तो 79 कितना अधिक है, अधिक नहीं है, ये हमारा कम है। कम अधिक देखते हैं किससे, तो ये जो हम ले रहे हैं एवरेज उससे। तो ये 87 मान लीजिए, तो इसमें 79 जो है क्या कम है, तो कितने का कम है, तो 79 80 7 87 यानी 8 का कम है, तो -8 लिखेंगे, ठीक है। -8 लिखेंगे, 8 कम है तो -8 लिखेंगे, कितने वस्तु के लिए 5 वस्तु के लिए, ये गुना कर दीजिए। और फिर जो है ये क्या है 87 से, ये देखिए क्या है अधिक है, कितना 4, तो किस वस्तु के लिए, तो 3 वस्तु के लिए। तो 4 अधिक है तो प्लस लिखेंगे, कितने वस्तु के लिए 3 वस्तु के लिए, और ये सभी डिवाइड कितने में होगा 1 में, ठीक है। अब जो है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, कर दीजिए। 87 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 40, और ये माइनस हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 38, जोड़ दीजिए 15 हो जाएगा, और 3 11, यानी कि हमारा 115 कहें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी 9वीं वस्तु, यानी 9वां वस्तु का जो वैल्यू था 115 था, 15 कहें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। 14,500 रुपये कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में 21,460 रुपया होगा। ये सब क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 वर्ष में, तो ये जो है मूलधन है, और ये हमारा क्या है, ये मूलधन है और ये हमारा अमाउंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा दीजिएगा तो बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। श्रृंखला 6 10 14 18 प्लस इस तरह से है 50 का योग क्या होगा। देखिए ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, और इसमें जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। चलिए तो हम लोग जो है यहाँ पे कोशिश करते हैं बनाने का। ये क्या है 50वां पद दिया हुआ है, यानी TNवां पद दिया हुआ है 50, सॉरी 50वां पद नहीं, TNवां पद, यानी कि अंतिम पद जो है हमारा दिया हुआ है 50, और टोटल पदों की संख्या कितना है ये पता नहीं, क्योंकि ये 6 से सीरीज चल रहा है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको लिखना होगा, यानी फॉर्मूला याद रखने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। TN बराबर होता है A + n-1 इंटू डी, और SN यानी कि पदों का योग बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है पदों का योग, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पदों का योग, और ये है TNवां यह पद। यह निकालने के लिए या फर्स्ट टर्म या जो भी कॉमन डिफरेंस सभी निकालते हैं, ठीक है। तो TNवां पद क्या है अपने पास 50 है, बराबर पहला पद क्या है 6 है,
प्लस एन का मान तो निकालना है n-1 और कॉमन डिफरेंट 6 4 10 यानी कि गुने 4। ठीक है, अब जो है यहाँ से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 में से ये 4 माइनस में आएगा तो 6 4 10 हो जाएगा, है ना। सॉरी 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा बराबर 2, और ये प्लस में 4n, 2 इधर आकर के घट जाएगा तो ये 48 हो जाएगा, 48/4 अर्थात n बराबर क्या हो गया 12, है ना। n बराबर 12 निकल गया, यानी टोटल पद उसमें क्या है 12 है। अब इसी n का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा हिस्सा रिजल्ट पे आ जाएगा, है ना। आइए 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2a का मतलब 2 छक 12 प्लस n का मतलब 12 में से 1 जाएगा 11 गुने 4। ठीक है, अब इसको कर दीजिए तो क्या होगा 44 2 46 10 56, 6 गुने 56। अब कर दीजिए 6 छक 36, 6 पचे 30, 3 33, यानी 336। 336 कहें तो ऑप्शन आपका डी। सिर्फ फॉर्मूला बेस था, फॉर्मूला अगर पता होगा तो आराम से बन जाएगा। एक व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 16 से स्क्रू बनाता है तो स्क्रू बनाने के मामले में पहले व्यक्ति का उत्पादन क्या है। देखिए यहाँ भी अगर परसेंटेज से आप जाइएगा तो परसेंटेज से जाने में थोड़ा सा जो है आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 33.1/3% ये प्रचलित फ्रैक्शन है परसेंटेज का, जिसका मान क्या होता है 1/3। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो क्या करता है, एक व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है, यानी पहले व्यक्ति तो पहला व्यक्ति का 1/3 बराबर क्या है दूसरे व्यक्ति का 50% 1/2, है ना। 50% का फ्रैक्शन 1/2। अब रेशियो आ गया तो रेशियो अब लिख दीजिए, फर्स्ट अनुपात सेकंड क्या हो जाएगा, ये 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या कहता है, तो स्क्रू बनाने के मामले में पहले व्यक्ति का तो दूसरे व्यक्ति का उत्पादन का 1600 है, तो दूसरे व्यक्ति का यानी कि दूसरा क्या है, यहाँ दूसरा का मान दिया हुआ है 1600, ये कितने गुने पे, यानी 800 गुने पे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 800 गुने पे हो जाएगा, यानी कि 2400। 2400 कहें तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। एक दुकानदार 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 15% की हानि होती है, तो दुकानदार का लाभ या हानि क्या है ना। तो ये जो है देखिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक को जो है 20,000 पे बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य हमेशा क्या है दोनों का बराबर है, और यहाँ पे परसेंटेज जो लाभ और हानि का जो है क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू भी बराबर है। तो इसका मतलब जो है उसको यहाँ पे इस कंडीशन में हमेशा जब विक्रय मूल्य बराबर पर बेचा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बराबर होता है लाभ और हानि का, तो हमेशा हानि होता है। तो कितने का हानि, तो 15 का स्क्वायर अब बटे 100। ठीक है, तो ये 225 हो जाएगा, 225 ये बटे 100 अर्थात 2.25% का हानि हो जाएगा। क्या होगा, हानि होगा। तो हानि मतलब जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको बनाना चाहेंगे तो जो बेसिक है उसको उस पर जाइए, तो 100 का चीज़ क्या है 115 में बेचा जाएगा, और 100 का चीज़ फिर क्या है 85 में बेचा जाएगा। विक्रय मूल्य दोनों का समान, तो यहाँ से विक्रय मूल्य दोनों को समान कर लीजिएगा तो क्रय मूल्य अंतर हो जाएगा, फिर जो है क्रय मूल्य पर जो है आपको विक्रय मूल्य जो होगा वो कम होगा दोनों को जोड़ करके, तो उससे हानि निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बेसिक है अपना इस पे, लेकिन सीधा सीधी समझिए कि विक्रय मूल्य अगर समान है और दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू लाभ हानि का बराबर है तो यही चीज़ कर देना है। 15 का स्क्वायर जैसे 15 था वहाँ 10 रहेगा तो 10 का स्क्वायर बटे 100 हमेशा हानि। आइए, एक कॉलेज में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित की सीटों का अनुपात 1:2:3 है। सीटों को बढ़ाने का आदेश दिया जाता है। यदि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित की सीटों में 20%, 10% और 5% की वृद्धि की जाती है तो वृद्धि के बाद सीटों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है परसेंटेज का हिसाब है और रेशियो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1:2:3 की रेशियो में है, क्या है तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित, और इसमें परसेंटेज क्या है बढ़ाना है 20%, 10%। तो ऐसे जो है रखिएगा तो थोड़ा सा बढ़ाने में आपको दिक्कत होगा। तो इसको क्या करते हैं 100 से सभी में गुना कर दिए तो 100 बन जाएगा, ये 200 बन जाएगा और ये हमारा 300 बन जाएगा। अब जो है परसेंटेज बढ़ाने या घटाने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या कर रहा है 20% बढ़ रहा है तो ये 20% बढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा सीधा सीधी 120 है ना, 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। और 200 का 10% बढ़ाना है तो 10% बढ़ा दीजिए इसमें, तो ये 200 का 10%, 10 दूना 20 यानी कि 220 ये हो जाएगा अपने पास। और ये क्या हो जाएगा 5%, तो 5 दिया 15, यानी 5% इसमें इंक्रीजिंग कर दीजिए तो ये 315 हो जाएगा अपना। अब जो है इसमें क्या है रेशियो ही पूछा जा रहा है तीनों का, तो आप जो है काट दीजिए 5 से 24 बचे 120 से, और 5 के 20 ये 5 के 20 44 हो जाएगा, 5 30 5 या 15 63, 24 44 63 कहें तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगले प्रश्न पे, 4200 रुपये की राशि 2 वर्ष और 3 महीने में 504 रुपये का साधारण ब्याज देती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करें। कुछ नहीं, 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज आपको निकालना है, 3 महीना को वर्ष में बदल देंगे तो 3/4 यानी क्या हो जाएगा 3/12 सॉरी 2.3 ये क्या हो जाएगा 3 महीना को जो है साल में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे तो 3 चौके 12 यानी कि 9/4 साल यानी कि वर्ष। बस इतना ही आपको यहाँ पे करना है और आप जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए आराम से बन जाएगा। तो क्या होगा
कर ही देते हैं। 504 ब्याज गुने 100, अब दर पूछा जा रहा है मूलधन गुने 100, 4200 आगुने ये 9 नीचे रहेगा और 4 ऊपर चला जाएगा। 2 जीरो से जो जीरो खत्म कर दिए, 2 से ये काट दिए, 2 21 42, 2 दूनी 4, 9 से ये कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 छक 54, 3 से 7 से काट देते, 7 या 21 7 अठी 56, 8 दूना 16/3, 16/3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस तरह से 5.3% कहें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, यदि 20% और 25% लाभ पर बेची गई एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 55 रुपया है, तब दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ ये चीज़ आपको फंसाने के लिए दिया गया है। 55 रुपया जो है, जब परसेंटेज से परसेंटेज में जाए, रेशियो से रेशियो में जाए, तो जो है निश्चित राशि का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य पहला क्या है, 120 हो जाएगा। 100 का चीज़ 120 में बेचा, दूसरा क्या बेचा 125 में, इसी का रेशियो निकालना है, तो ये 24 हो जाएगा और ये हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, 24 रेशियो 25 कहे तो ऑप्शन आपका बी, चूंकि तब दोनों का पहला 20% पे, तो 120 और 125 उल्टा मत कीजिएगा, तो 24/25। ठीक है, आइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8, 10, 12, 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित है के अंकों का योग क्या होगा। यानी अंकों का योग पूछा गया है यहाँ पे, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा, है ना। तो 24 पकड़ लेते हैं, बड़ी संख्या है, तो 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 हो गया ये। और 18 बनाना है तो 3 तिया 9, 1 3 से गुना करना, 3 तिया 9 दूना 18 बन जाएगा, 3 चौक 12 इसमें आ जाएगा। 10 बनाना है तो 1 5 लाना पड़ेगा, 2 पचे 10, अब 8 भी आ जाएगा, तो अब गुना कर दिए 8 अपन 15 8 20 से 12 36, यानी 360, इसका भी एलसीएम 360 आ गया। अब कहता है कि जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8, 10, 12, 18, 24 से विभाजित हो, यानी कि 360 क्या है, 8, 10, 12, 18 और 24 से विभाजित होगा, है ना, विभाजित होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो है यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है 4 अंक, तो 4 अंक बनाने के लिए इसको सबसे पहले 2 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 720, यानी कि 360 का जो गुणज होगा वो भी जो है इस सभी संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, तो इस विभाजित होगा, तो ये 360 को 2 से गुना करें तो 360 का ही गुना 720 आया, तो ये तो बना क्या 3 अंक का ही बना। अब जो है इसी को 3 से फिर गुना करें तो क्या हो, 36 या 108, यानी 1080, ये हमारा 4 अंक का बन गया। हालांकि गुना 4 से भी करेंगे तो वो भी आगे 4 अंक का बनेगा, लेकिन जो है क्या छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो ये सबसे छोटी संख्या जो है जो इससे विभाजित हो पूरा पूरी, वो हमारा 1080 होगा शुरू में जो बनता है। ठीक है, बाकी फिर जो है बनेगा वो बड़ी हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1080। लेकिन ऑप्शन 1080 नहीं पूछा जा रहा है, ऑप्शन पूछा जा रहा है कि इसके अंकों का योग, तो अंकों का योग 8 1 9, अर्थात आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अंकों का योग तो 1 + 0 + 8 + 0 अर्थात 9 9 कहें तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे चलिए, यदि a² + b² 35, ये तो फिर रिपीट क्वेश्चन आ गया, है ना। आइए, किसी लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 10 गुना है, क्या था 44 नंबर। a² + b² ए बी, तब नहीं, ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यदि a² + b² 35 बराबर ab बराबर 7, तब a + b का मान क्या होगा। देखिए ये सब जो है फॉर्मूला बेस है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। a + b का होल स्क्वायर निकाल दीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a² + b² आएगा, तो यानी इसका मान 35 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 गुना 7 से कर दीजिए, है ना। तो ये क्या होगा 14 5 19, यानी कि 30 10 40 9 49 हो जाएगा इतना का। तो a + b का मान क्या हो जाएगा √49। a + b बराबर क्या हो गया √49 का मतलब हो गया +-7, है ना, +-7, अर्थात प्लस का 7 यहाँ आंसर है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है किसी लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 10 गुना के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या है सीपी का 17 गुना, है ना, बराबर क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी सीपी + एसपी का कितना है 10 गुना, तो 17 सीपी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 17 सीपी और उधर 10 सीपी, तो 17 सीपी इधर है और 10 सीपी उधर प्लस में, तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो माइनस होने के मतलब 17 में से 10 जाएगा तो 7 सीपी बच जाएगा अपने पास, और ये क्या हो जाएगा 10 एसपी, है ना। तो सीपी बटे एसपी कर दीजिए, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 10/7। सीपी अपना निकल गया 10 रेशियो में, और एसपी अपने पास क्या आ गया 7 रेशियो में। ठीक है, तो जो है यहाँ पे क्या हो गया क्रय मूल्य ग्रेटर देन जो है विक्रय मूल्य, इसका मतलब हानि। तो यानी ऐसे भी समझ सकते हैं सीपी 10 है हमारा, एसपी 7 है, तो क्या होगा हानि होगा, तो कितने का हानि 3 का, कितने पे तो 10 पे अगुने 100, अर्थात अपने पास क्या आ गया 30% हानि। 30% हानि कहें तो अपने पास ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले प्रश्न पे, एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है और इस प्रकार प्रति मैच अपने औसत रन 5 से बढ़ाता है, 10वें मैच के बाद उसका औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, उसी तरह से अगर एक्स मान करके बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है
जो है 10वें मैच में क्या है 111 रन बनाता है, और इस प्रकार जो है प्रति मैच औसत रन जो है 5 रन से बढ़ जाता है। तो 9 मैच में कितना बढ़ा होगा, 9 पचे 45, अर्थात 45 रन बढ़ गया होगा। तो 111 माइनस 45 कर देंगे, तो अब क्या होगा, 11 में से 5 गया 6, अब बाकी हो गया 10, 10 में से 6 गया 4 गया 6, यानी अब उसका औसत रन जो क्या हो जाएगा, एवरेज बढ़ करके 66 हो गया है ना। इस तरह से ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।